नमस्कार साथियों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज विशेष दिन पे जो है वो आपके पास में एक विशेष क्लास आ रही है, दैट इज कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये क्लास उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने कमेंट कर करके या मैसेज कर करके जो है वो कमेंट बॉक्स भर दिया है कि सर इम्यूनोग्लोबुलिन पे क्लास लीजिए, इम्यूनोग्लोबुलिन्स पे क्लास लीजिए। तो दोस्तों आज आपकी जो है वो विश पूरी होती है। स्पेशल दिन है और इस स्पेशल दिन पे जो है वो आपको ये क्लास जो है वो डेडिकेटेड है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो है वो हमारे पास में रील्स देखते रहते हैं और अपना टाइम जो है वो वेस्ट करते रहते हैं। तो उन्हीं के तर्ज पे हमने बनाई है कि क्यों ना हम जो है वो ऐसी क्लासें लेके आए जो कि रील्स के साथ साथ या हम कहें कि कम टाइम में जो है वो उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो नॉलेज मिले। तो हम टीएनसी बुलेट सीरीज लेके आएंगे और लेके आए हैं, और ये टीएनसी बुलेट सीरीज जो है वो दोस्तों 365 दिन चलेगी। और ये जो है हमारे पास में हर एक दिन जो है वो एक नया टॉपिक जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। एक साल के बाद में आपको पूरे नर्सिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी नोटबुक तैयार हो जाएगी और उससे बाहर जो है एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं यही कहता हूं कि आप जो बुलेट सीरीज है उनको पढ़ते हो, साथ साथ उनके जो है वो नोट्स भी बनाइए, क्योंकि इन फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिशियल है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं, जो बच्चों ने कमेंट किया कि सर इम्यूनोग्लोबुलिन्स बता दिए, ऑफ कोर्स उनको अब तक जो है वो समझ में नहीं आया होगा, और बहुत सारे बच्चों को इम्यूनोग्लोबुलिन्स आज तक जो है वो समझ में नहीं आया होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि दोस्तों जैसे आपने कमेंट करके बताया कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स पढ़ दिए, तो दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपको आज के बाद समझ में आया या नहीं आया, या इस क्लास के बाद जो है वो आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स समझ में आया या नहीं आया। अपने पढ़ने का तरीका ही कुछ ऐसा होता है कि हमें सारी चीज जो है वो समझ में आ जाती है, क्योंकि हम रट्टाफिकेशन में विश्वास नहीं करते, हम कंसेप्ट क्लियर करने में जो है वो विश्वास करते हैं। तो दोस्तों इसी के तर्ज पे आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को जो है वो फिनिश करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स में हम अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं या एग्जाम में जो है वो कौन से क्वेश्चन इससे निकल के आते हैं, तो दोस्तों इम्यूनोग्लोबुलिन से एग्जाम में बहुत ज्यादा जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। हर बार किसी न किसी एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो है वो इससे क्वेश्चन निकल के आता है। जैसे हमारे पास में 5 प्रकार की जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स अभी हम पढ़ेंगे, तो उन्हीं में से पूछा जाता है कि कौन से प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, कौन सी जो है वो टीयर्स या सलाइवा में प्रेजेंट होती है, कौन सी जो है वो सबसे हेवी वेट की होती है, किस इम्यूनोग्लोबुलिन्स का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो सबसे कम होता है, किसका सबसे ज्यादा होता है, कौन हीट स्टेबल है, कौन हीट लेबाइल है, इसके सब यूनिट कितने हैं, इसका इंट्रावेस्कुलर कंसंट्रेशन कितना है, एक्स्ट्रावेस्कुलर कंसंट्रेशन इसका कितना है, या हम कहें कि कौन सा सबसे पहले अराइज होता है, कौन सा लंबे समय तक जो है वो आगे चल के जाता है। तो ये सारी चीजें जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और हर इम्यूनोग्लोबुलिन्स का दोस्तों हमने जो है वो सिस्टमेटिकली जो है वो इसका कंसेप्ट बनाया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आगे बढ़ेंगे, ये देखिए ये हमारे पास में इम्यूनोग्लोबुलिन से जैसे आईजीजी, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, हेवी चेन कौन सी प्रेजेंट होती है, लाइट चेन कौन सी प्रेजेंट होती है, ये सारी चीजें, और हर के बाद में जो है वो इसकी स्ट्रक्चर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। पांचों इम्यूनोग्लोबुलिन्स का सिस्टमेटिकली, और जो कोर पॉइंट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सारे के सारे जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इसको स्ट्रक्चर भी समझेंगे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स आया कहां से। एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो दोनों सेम ही होते हैं क्या, सेम होते हैं, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स नाम कैसे पड़ा, कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, कैसे ये डिफरेंशिएट होता है, इन सब के बारे में जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे पास में इसकी इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन बोले या फिर हमारे पास में जो है वो डेफिनेशन बोले, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है दोस्तों वो हमारे पास में एंटीबॉडीज ही होती हैं, ठीक है ना। एंटीबॉडीज का ही दूसरा नाम जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जो कि विशेष टाइप से जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन के जो है वो बने होते हैं, जो कि प्लाज्मा सेल से जो है वो सीक्रेट होती है। ये क्या करते हैं कि इम्यून सिस्टम में बहुत ज्यादा जो है बेनिफिशियल होते हैं, और ये इम्यून सिस्टम में जो भी एंटीजन है, अब एंटीजन कौन से हो गए, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, उसके टॉक्सिन हो गए, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करती है और उनको न्यूट्रलाइज करती है। न्यूट्रलाइज किसी भी तरीके से कर सकती है, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन के द्वारा कर सकती है, फेगोसाइटिक रिएक्शन के द्वारा कर सकती है। कुल मिला के इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो एंटीबॉडीज ही होती है। वो क्या करते हैं, हमारे पास में ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर के बने हुए होते हैं, प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होते हैं, और वो जो हमारे पास में एंटीजन आते हैं, फॉरेन मटेरियल आते हैं, उनको जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं और उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। ये हमारे पास में जो है वो एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स की जो है वो डेफिनेशन है। एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको याद हो या ना हो चलेगा, क्योंकि अभी सारे के सारे कंप्यूटर बेस्ड जो है वो टेस्ट होते हैं, सीबीटी टेस्ट होते हैं, उसमें आपको एग्जैक्ट जो है वो सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं देना
पड़ता है, ऑब्जेक्टिव देना है। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है या उस चीज की नॉलेज है तो आपको कहीं किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इसको जो है वो शॉर्ट फॉर्म में आईजी से जानते हैं, आल्सो नोन एज एंटीबॉडीज। इम्यूनोग्लोबुलिन्स को जो है वो एंटीबॉडीज के नाम से जानते हैं या एंटीबॉडीज के दूसरे नाम से जानते हैं। स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल्स, जो कि मैंने आपको बताई दिया। ठीक है, दे प्ले ए क्रिटिकल रोल इन द इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम में जो है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। बाय आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज द पैथोजेंस, पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, सच एज बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिन्स, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस और उसके टॉक्सिन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको जो है वो न्यूट्रलाइज करते हैं। ये होता है हमारे पास में इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर एंटीबॉडीज का काम। अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स आए कहां से, ठीक है, उसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो आए हमारे पास में, ये हमारे पास में जो है वो टोटल बॉडी रही। बॉडी में जो है वो हम ब्लड की बात करें तो बॉडी के अंदर जो है वो हमारे पास में टोटल 8% जो है वो ब्लड होता है। जितना भी बॉडी वेट होता है उसमें 8% जो है हमारे पास में ब्लड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा वेट जो है वो 70 kg है, तो मेरे अंदर कम से कम अगर 8% के हिसाब से देखा जाए तो 5.6 लीटर जो है वो ब्लड होगा। अगर कोई पर्सन जो है वो हमारे पास में 60 kg का है तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास में 4.8 लीटर जो है वो ब्लड होगा। ठीक है, इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो। तो पूरी बॉडी का जो है वो 8% हिस्सा जो है वो ब्लड होता है। क्लियर। अब उसके बाद में हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स देखो आए कहां से, जनरेशन का, रूट को हम समझेंगे तभी तो आगे कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर हम उस ब्लड को एक जो है वो ट्यूब में ले लेते हैं, ठीक है, एक वायल के अंदर जो है वो ले लेते हैं। अब वायल के अंदर रखेंगे तो आपको पता है कि वो ब्लड जो है वो क्लोट हो जाएगा। क्लोट हो जाएगा तो कुछ सब्सटेंसेस जो है वो नीचे आ जाएंगे, इनको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट या हम कहें ब्लड सेल्स, वो नीचे आ जाएगी और ऊपर येलो सब्सटेंसेस ऊपर आ जाता है जिसको हम कहते हैं दोस्तों प्लाज्मा। प्लाज्मा है वो 55% होता है और ब्लड सेल्स या हम कहें फॉर्म्ड एलिमेंट जो है वो 45% होते हैं। अच्छा, प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो देखो एक्चुअली क्या होता है कि हमने ब्लड को लिया और अगर एक जगह रख दिया, एक जगह रखेंगे तो वो क्या होगा, क्लोट हो जाएगा। क्लोट हो जाएगा तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो काम में आ जाएगी। तो प्लाज्मा प्रोटीन काम में आने के बाद जब सारी ब्लड सेल्स नीचे बैठ गई, ऊपर जो बचा वो बच गया हमारे पास में दोस्तों सीरम। ठीक है, यानी कि सीरम बच गया क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन तो काम में आ गई है। ठीक है, लेकिन अगर हमने ब्लड लिया और उसको सेंट्रीफ्यूगल कर दिया तो सारी ब्लड सेल्स जो है वो नीचे बैठ जाएगी और बाकी ऊपर जो बच जाएगा उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। या सीधे शब्दों में कहें हम, सीरम इजकल टू प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा में से प्लाज्मा प्रोटीन अगर निकाल देंगे तो वो बच जाएगा हमारे पास में सीरम। क्लियर हो गया। तो ये चीजें होती है क्योंकि वहां पे हमारे पास में प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन है, देन प्रोथ्रोम्बिन है। तो प्लाज्मा प्रोटीन अगर काम में नहीं आ रही है, प्लाज्मा प्रोटीन और सीरम मिलकर प्लाज्मा बनते हैं। ये चीज ध्यान रखना, प्लाज्मा जो है बड़ा होता है, लेकिन अगर वैसे हम रख देंगे तो प्लाज्मा प्रोटीन काम में आ जाएगी, क्लोटिंग में काम आ जाएगी, तो ऊपर जो बच गया वो सीरम बच गया। सीरम में प्लाज्मा में से प्लाज्मा प्रोटीन निकाल देंगे, वो बच जाएगा हमारे पास में सीरम। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास में फॉर्म्ड एलिमेंट आ गए, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो ये हमारे पास में प्लेटलेट आ गई, ये हमारे पास में ल्यूकोसाइट आ गई जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ल्यूकोसाइट दो तरीके की होती है, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल आता है और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो है वो ए ग्रेनुलोसाइट्स आते हैं। कंप्लीट की बात करें तो 5 डब्ल्यूबीसी होते हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, इसिनोफिल और बेसोफिल। और लास्ट में आगे हमारे पास में इरिथ्रोसाइट्स। ये हो गए हमारे पास में ब्लड सेल्स या हम इसको फॉर्म्ड एलिमेंट। इसको छोड़ देते हैं, ये हमारे पास में काम के भी नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास में बचा प्लाज्मा, उस प्लाज्मा में से अगर हम बात करें तो प्लाज्मा में से 91% तो सिर्फ वाटर रहता है, यानी कि टोटल प्लाज्मा में से 91% तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो वाटर रहेगा। उसके बाद में जो 7% बचा, ठीक है, वो होती है प्लाज्मा प्रोटीन। क्या बोलेंगे दोस्तों, प्लाज्मा प्रोटीन, या हम कहें दोस्तों सीधे शब्दों में बात करें कि प्लाज्मा प्रोटीन हमारे पास में जो हो बेसिकली 3 होती है। कौन सी, एल्बुमिन, ग्लोबुमिन और क्लोटिंग प्रोटीन, या हम फाइब्रिनोजन भी कह सकते हैं। प्रोथ्रोम्बिन बहुत ट्रेस अमाउंट में होती है इसलिए इसको हम काउंट नहीं करते हैं, लेकिन एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन हम इंक्लूड कर लेते हैं। बाकी जो बचा हमारे पास में, ठीक है, 1% जो सब्सटेंसेस बता वो अदर सॉल्यूशन होते हैं। कैसे, आयंस होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, देन वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ये सारी चीजें जो है वो अदर सब्सटेंसेस में आ जाएगी। अब देखो एल्बुमिन क्या करती है दोस्तों, एल्बुमिन सबसे ज्यादा
मात्रा में पाई जाने वाली जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी दोस्तों? एल्बुमिन है। अब ये एल्बुमिन क्या करती है दोस्तों? ये एल्बुमिन हमारे फ्लूइड के एक्सचेंज को मेंटेन करती है। ठीक है, अगर आपने एडिमा वाली क्लास ली होगी यूट्यूब पे, अगर नहीं लिए तो कोई बात नहीं, उसको भी हम जो है पढ़ लेंगे। तो दोस्तों जो एल्बुमिन होती है वो बेसिकली हमारे पास में ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। ठीक है, तो कौन सा फ्लूइड अंदर जाएगा, कौन सा फ्लूइड बाहर आएगा, वो हमेशा कौन मेंटेन करता है? एल्बुमिन। तो एल्बुमिन तो यहां पे काम आ गए, किसमें? हमारे पास में ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। सेकेंड आगे हमारे पास में दोस्तों ग्लोबुलिन, ये हमारे पास में ग्लोबुलिन। ये क्या करती है दोस्तों? इम्यूनिटी में हेल्प करती है, यानी कि हम कहें इम्यून सिस्टम में जो है वो हेल्प करती है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन यहां से निकल के आया है। ठीक है, ये जो प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं तो कहते हैं ना कि प्रोटीन खाओ एनर्जी मिलेगी, एंटीबॉडी जो है वो बनेगी। ठीक है, प्रोटीन एंटीबॉडीज बनाने में, वुंड हीलिंग में जो है वो हमारे पास में प्रोटीन ली जाती है। क्यों? क्योंकि वो एंटीबॉडीज बनाती है। इन्फेक्शन में हम जो है वो प्रोटीन लेते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज बनाए। तो ये प्रोटीन जो है वो ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं, ये इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, इसलिए इसको बोला इम्यूनोग्लोबुलिन। आई थिंक अब आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन जो है वो क्लोटिंग प्रोटीन है। क्लोटिंग प्रोटीन जो है वो फाइब्रिनोजन बहुत कम अमाउंट में होती है, इसलिए फाइब्रिनोजन को कई बुक्स में जो है वो पढ़ा भी नहीं जाता, मतलब यहां पे शो नहीं करते हैं, फाइब्रिनोजन ही आता है क्योंकि ये 4% के अप्रोक्सीमेटली होती है। तो फाइब्रिनोजन जो है वो ब्लड क्लोटिंग जो है वो प्रोटीन होती है। तो हमें दो प्रोटीन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। एल्बुमिन जो है वो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है ताकि कौन सा फ्लूइड अंदर जाए, कौन सा फ्लूइड जो है वो बाहर जाए, उसको मेंटेन करती है। और ग्लोबुलिन इम्यूनिटी में हेल्प करती है, इसलिए बना हमारे पास में इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये चीज निकल के आ गई, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो एंटीबॉडीज होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो कितने होते हैं। भाई इसके टाइप भी तो पढ़ने पड़ेंगे। अब ये तो ऑनकोटिक प्रेशर थोड़ी है कि हाँ ऑनकोटिक प्रेशर तो एक ही होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के आधार पे हमारे पास में जो है वो 5 टाइप के होते हैं। अब ये 5 टाइप कैसे डिवाइड किए गए ये भी समझना जरूरी है। भाई कौन सी चीज को देख के जो है वो 5 टाइप को जो है वो, भाई मोटाई देखोगे तो या तो मोटा तो ये की दिख रहा है, यही मोटा दिख रहा है मुझे, तो बाकी तो ये लगभग, ये तीनों लगभग सेम है और ये अलग है, तो इस हिसाब से 3 ही होनी चाहिए। ठीक है, एक ये ग्रुप बना देते, एक ये ग्रुप बना देते, एक ये बना देते, लेकिन मोटाई के आधार पे तो नहीं है। तो किस आधार पे? एक्चुअली ये जो है हमारे पास में ये चेन प्रेजेंट होती है, कौन सी? ये जो बीच वाली चेन प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं हेवी चेन। क्या बोलेंगे दोस्तों? हेवी चेन। तो हेवी चेन जिस स्ट्रक्चर की होती है उस हिसाब से जो है वो हमारे पास में इम्यूनोग्लोबुलिन 5 टाइप की होती है। अब आपके पास में बेसिक इंफॉर्मेशन तो आ गई कि हेवी चेन कितने टाइप की होगी? 5 टाइप की होगी। तो ये जो हेवी चेन है, जिस तरीके की हेवी चेन प्रेजेंट होगी उसी तरीके से इम्यूनोग्लोबुलिन का जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया। अब इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ेंगे कि इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी हेवी चेन होती है, कौन सी लाइट चेन होती है, कौन कौन सी चेन किसके द्वारा बॉन्ड होती है, कैसे इनके स्ट्रक्चर होती है, इन सबको हम ले लेते हैं दैट नेक्स्ट। तो आ गया हमारे पास में प्रॉपर्टीज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन की जो है वो क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो दोस्तों इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर 2 चेन प्रेजेंट होती है। एक चीज ध्यान रखो, यानी कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन लो, देखो ये इम्यूनोग्लोबुलिन लिया हमने, इसके अंदर 2 चेन है, एक ये है और एक ये, 2 आपको दिख रही है। इसके अंदर भी आप देख लो, ठीक है, एक ये है और एक ये है। ये क्लियर है? यानी कि कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन अगर आप लोगे तो इसके अंदर आपको दिख रहा है कि 2 चेन जो है वो प्रेजेंट होती है। ये इसके अंदर आप कहोगे बहुत सारी नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ऐसे बहुत सारे मिलके बनाए, लेकिन है क्या चीज? एक ये चेन प्रेजेंट होती है और दूसरी जो है वो ये चेन प्रेजेंट है। कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर जो है वो 2 चेन प्रेजेंट होती है। तो इम्यूनो हैव 2 आइडेंटिकली चेन, 2 जो है वो आइडेंटिकली चेन होती है। कौन कौन सी होती है? एक हेवी चेन होती है, एक जो है वो लाइट चेन होती है। हेवी चेन जो है वो लॉन्ग होती है और लाइट चेन को जो है वो एल चेन से नाम से जानते हैं, ये शॉर्ट होती है। अब देखो इसके अंदर शॉर्ट कौन सी है, लॉन्ग कौन सी है, यानी कि ये तो हो गई हमारे पास में शॉर्ट, ये तो आ गई शॉर्ट वाली, ठीक है, और ये आ गई हमारे पास में लॉन्ग वाली। तो हेवी चेन जो है वो लॉन्ग होती है, यानी कि लॉन्ग वाली कौन सी है? हेवी चेन, और ये शॉर्ट वाली जो है वो हमारे पास में लाइट चेन। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना। तो 2 प्रकार की चेन होती है, एक हेवी चेन होती है, एक लाइट चेन होती है। क्लियर कर समझ में आ गया? ठीक। उसके बाद में बोथ चेन आर अटैच बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। एक लाइन से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम से। हर चेन जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जो है वो जुड़ी होती है, जिसको हम एस बॉन्ड बोलते हैं। डाइसल्फाइड इसलिए बोला, 2 एस है, सल्फर बॉन्ड है, तो 2 सल्फर बॉन्ड से जुड़ी होती है, इसको इसलिए हम जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। तो बोथ चेन अटैच बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जो है वो अटैच होती है। यानी कि हेवी चेन से भी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होगी, और लाइट चेन से भी जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जो है वो जुड़ी होगी। ये देखो यहां पे दिख रहा हो, यहां पे भी एस बॉन्ड है,
यहां पे भी SS बॉन्ड है, यानी कि हेवी चेन वो भी आपस में जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है, और लाइट चेन और हेवी चेन भी आपस में जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। लाइट चेन आपस में कभी जुड़ी हुई नहीं होती। देखो ये लाइट चेन नहीं जुड़ी हुई है ना, तो लाइट चेन आपस में कभी नहीं जुड़ी हुई होती है। हेवी चेन से भी डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है, और हेवी चेन लाइट चेन से भी जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। क्लियर है। अब उसके बाद में हेवी चेन जो है वो जिस तरीके की हेवी चेन प्रेजेंट होगी उसी तरीके से उस इम्यूनोग्लोबुलिन्स का नामकरण होगा। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है हमारे पास में 5 होते हैं, यानी कि 5 प्रकार की हेवी चेन होती है। 5 प्रकार की हेवी चेन होती है, इसके आधार पे 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। अब 5 प्रकार की हेवी चेन कौन सी? गामा होती है, अल्फा होती है, म्यू होती है, एप्सिलॉन होती है, डेल्टा होती है। और दोस्तों इसी के नाम के आधार पे जो है वो इसका नामकरण किया गया। जैसे किसी में गामा प्रेजेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे? IgG। किसी में अल्फा होगी इसको हम बोलेंगे IgA। किसी में म्यू होगी तो IgM। समझो, कंसेप्ट को समझो, तभी तो मैं कह रहा हूं कमेंट करने पे आपको मजबूर कर दूंगा दोस्तों। एप्सिलॉन IgE और डेल्टा IgD। ठीक है, इस तरीके से इम्यूनोग्लोबुलिन IgD। ठीक है, तो जो हेवी चेन प्रेजेंट होगी, जिस तरीके से हेवी चेन जो है वो प्रेजेंट होगी उसी आधार पे जो है वो इसका नामकरण किया गया है। क्लियर है। तो ये हमारे पास में हेवी चेन 5 प्रकार की होती है, गामा, अल्फा, म्यू, एप्सिलॉन, डेल्टा। इसी के आधार पर हमारे पास में इम्यूनोग्लोबुलिन गामा चेन प्रेजेंट होगी वो IgG होगा, अल्फा चेन प्रेजेंट होगी IgA होगा, म्यू चेन प्रेजेंट होगी IgM होगा, एप्सिलॉन प्रेजेंट होगी IgE होगा, डेल्टा चेन प्रेजेंट होगी IgD होगा। क्लियर है। उसके बाद आता है हमारे पास में लाइट चेन। लाइट चेन दोस्तों 2 होती है, एक कप्पा होती है, एक लैम्बडा होती है, यानी कि लाइट चेन जो है वो 2 होगी, एक कप्पा एक लैम्बडा। यहां पे याद रखने वाली सिर्फ एक लाइन है कि कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो, चाहे वो G हो, A हो, M हो, D हो, कोई सा भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो, या तो 2 चेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, लाइट चेन 2 प्रेजेंट होगी। ठीक है, हेवी चेन भी 2 प्रेजेंट रहती है, लाइट चेन भी 2 प्रेजेंट होती है। लाइट चेन 2 प्रकार की होती है, कौन सी? कप्पा और लैम्बडा। लेकिन याद रखने वाली एक ही चीज है, या तो किसी भी इम्यूनोग्लोबुलिन से दोनों कप्पा होगी या दोनों लैम्बडा होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे ये है हमारे पास में, तो ये दोनों कप्पा हो सकती है, दोनों जो लाइट चेन है हमारे पास में ये दोनों कप्पा हो सकती है, ये दोनों लैम्बडा हो सकती है। कप्पा और लैम्बडा एक जगह प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि लाइट चेन 2 प्रेजेंट होती है, एक कप्पा टाइप की होती है, एक लैम्बडा टाइप की होती है। लेकिन या तो दोनों कप्पा टाइप की होगी या दोनों लैम्बडा टाइप की होगी। कप्पा और लैम्बडा एक इम्यूनोग्लोबुलिन में प्रेजेंट नहीं होंगे। क्लियर। आई थिंक आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई। ये देखो एक इम्यूनोग्लोबुलिन्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखा रहा हूं। फटाफट इसको रिवीजन कर लेते हैं, देन उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये जो हो गई हमारे पास में दोस्तों लाइट चेन, छोटी वाली जो है वो लाइट चेन है। लाइट चेन कितने टाइप की होती है? कप्पा और लैम्बडा 2 टाइप की होती है। 2 लाइट चेन प्रेजेंट होती है, लेकिन या तो दोनों कप्पा प्रेजेंट होगी या दोनों जो है वो लैम्बडा प्रेजेंट होगी। ये चीज पता है। उसके बाद ये अंदर वाली चीज है, ये है हमारे पास में हेवी चेन। ये देखो हेवी चेन जो है वो 5 प्रकार की होती है। कौन सी हेवी चेन? 5 प्रकार की होती है दोस्तों। अल्फा होती है, म्यू होती है, डेल्टा होती है, देन एप्सिलॉन होती है, देन गामा होती है। यही तो होती है 5 प्रकार की। ये मैंने आपको जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। देन हर चेन हेवी चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। हेवी चेन लाइट सल्फाइड भी जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जो है वो जुड़ी होती है। और ये एंटीबॉडीज की जो है या हम कहें इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बाइंडिंग साइट है। किसी भी एंटीजन या टॉक्सिन से जो है वो यहां से अटैच होती है, यहां से अटैच नहीं होती है, ये ध्यान रखना, यहां से अटैच नहीं होती है। क्लियर है। हो गई चीज समझ में? क्लियर आ गया होगा। अब इसके आधार पे हमारे पास में इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? IgD, इसमें डेल्टा टाइप की होगी, IgE एप्सिलॉन टाइप की होगी, IgG गामा टाइप की होगी। ठीक है, IgD, E और G ये तीनों से जो है वो स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट जो है वो सेम होते हैं। उसके बाद आता है IgA, ये थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट होता है, और IgM जो है वो पेंटामेयर का होता है, सबसे अलग होता है, सबसे हेवी होता है। क्लियर। ये 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक बायोकेमिस्ट्री मैंने जो है वो आपको बता दी है। अब फटाफट जो है इन 5 का जो है वो रिवीजन कर लेंगे, जो कि एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आते हैं। और कॉपी पेन ले लीजिए, जहां जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बन के आते हैं वो मैं आपको वहीं पे जो है वो क्लिक करवा दूंगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों IgG। याद करने के लिए मैंने एक सिस्टम बनाया है कि गेम याद रख लो, GAME, गेम डी, यानी कौन सा गेम खेलेंगे? गेम डी खेलेंगे हम। ठीक है, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है वो आगे पढ़ते हैं। तो गेम डी, गेम से याद रहेगा, और ये डी गेम है। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं IgG। IgG के बारे में कौन कौन सी क्वेश्चन पूछे थे? यही एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। पहली चीज याद रखना, यही इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसकी हाफ लाइफ सबसे ज्यादा होती है।
क्लियर। देन उसके बाद में यही इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो सबसे कम मोलिकुलर वेट होता है। मोलिकुलर वेट कम है, देखो याद हर एक दूसरी चीज से करो, मोलिकुलर वेट कम है मतलब पतला होगा, पतला होगा तो छोटी सी जाली से भी निकल जाएगा। भाई कैदी बंद कर रखे हैं, अगर बिल्कुल पतला कैदी होगा वो तो छोटी सी जाली से निकल जाएगा। तो IgG जो है वो प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाता है, इसका मतलब इसका मोलिकुलर वेट सबसे कम होता है। जितने भी हमारे पास में जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स है उनमें सबसे मोलिकुलर वेट कम जो है वो किसका होता है, IgG का होता है। तो यही एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। इन द सेंस ये पैसिव इम्यूनिटी शो करता है, क्योंकि मदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाती है और वो बच्चे को काम में आती है। तो पैसिव इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो यही देता है। क्लियर है। देन उसके बाद जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो सारे के सारे हीट स्टेबल होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, ठीक है। बाकी सारे के सारे जो है वो स्टेबल होते हैं। वन बाय वन करके जो है आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कितना होता है दोस्तों, इसका होता है 1,50,000 रुपए। ए का IgA का जो है वो 1,60,000 रुपए। IgM सबसे बड़ा होता है, उसका होता है 9 लाख रुपए, सॉरी रुपए नहीं 9 लाख, ठीक है। IgA का जो है वो हमारे पास में नेक्स्ट आएगा 1,80,000 मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो धीरे धीरे आप चार्ट में उड़ोगे सब याद हो जाएगा। जब मैं याद कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। हेवी चेन इसके अंदर कौन सी प्रेजेंट होती है, ऑफ कोर्स IgG है तो गामा टाइप की होगी। लाइट चेन कौन सी होगी, कप्पा और लेमड़ा होगी। लाइट चेन सब में सेम होती है, या तो कप्पा होगी या फिर जो है वो लेमड़ा होगी। सीरम कंसंट्रेशन की बात करें कि सीरम में जो है वो कितना प्रेजेंट होता है, तो दोस्तों ये 12 मिलीग्राम पर ml होता है। सबसे ज्यादा यही होता है, बाकी सारे कम कम ही मिलेंगे आपको। सबसे ज्यादा सीरम कंसंट्रेशन किसकी होती है, IgG की होती है। हर एक लाइन को इंपॉर्टेंट याद करना दोस्तों। नेक्स्ट प्लेसेंटा ट्रांसपोर्ट, ठीक है, यस यही एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया, पिछले प्रीवियस ईयर के देखो तो कम से कम 40 से 50 बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करें हाफ लाइफ। हाफ लाइफ होती है दोस्तों इसकी 23 डेज। सबसे ज्यादा हाफ लाइफ इसी की होती है। इंट्रावेस्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन, इंट्रावेस्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है दोस्तों, जैसे ये हमारे पास में ब्लड वेसल्स है, ये हमारे पास में ब्लड वेसल्स है और ये इसके सराउंडिंग जो है वो टिश्यू है। अब कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो दो तरीके से प्रेजेंट होता है, या तो इंट्रावेस्कुलर या फिर एक्स्ट्रावेस्कुलर। इंट्रावेस्कुलर इन द सेंस कि ब्लड के अंदर कितना परसेंटेज होता है, और एक्स्ट्रावेस्कुलर इन द सेंस ब्लड के बाहर कितना होता है। तो दोस्तों इंट्रावेस्कुलर की बात करें तो ये 45% होता है, यानी कि ब्लड के अंदर जो है ये 45% जो है वो होता है, बाकी 55% जो है वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर होता है। क्लियर है। देन उसके बाद चलते हैं प्रेजेंट इन मिल्क। यस IgG और IgA यही दो ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो कि मिल्क के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन IgA प्लेसेंटा से क्रॉस नहीं करता। प्लेसेंटा से क्रॉस जो है वो सिर्फ यही कर सकता है। नेक्स्ट आता है सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि ये ग्रेविटेटिव फोर्स से जो है वो किस हिसाब से जो है वो नीचे बैठते हैं, तो ये होता है हमारे पास में 7। जिस हिसाब से मोलिकुलर वेट बढ़ता रहेगा वैसे सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट जो है वो बढ़ती जाएगी। क्लियर है। देन सिक्रेशंस बाय सीरोम्यूकस ग्लैंड, यानी कि जो सीरोम्यूकस ग्लैंड के द्वारा इसका सिक्रेशंस होता है। तो दोस्तों किसी भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स का सीरोम्यूकस ग्लैंड के द्वारा सिक्रेशंस नहीं होता, सिर्फ एक को छोड़ के, IgA को छोड़ के। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बता रहा हूं जिससे ये सारी चीजें जो है वो याद रख सकते हो। क्लियर है। तो ये जो है वो हमारे पास में सीरम जो है उसका सिक्रेशन सीरोम्यूकस ग्लैंड के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट हीट स्टेबल। जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो सारे के सारे हीट स्टेबल होते हैं। एक हमारे पास में इम्यूनोग्लोबुलिन्स आएगा वो आगे आएगा जो कि हीट जो है वो लेबाइल होता है। क्लियर है। देन अपीयरेंस लेट बट लॉन्ग पीरियड, ये जो है वो लेट अपीयर होता है, यानी कि जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ, जैसे कोई पैथोजन आया तो लेट अपीयर होगा। ऐसा नहीं है कि आज इन्फेक्शन होगा आज ही जो है वो डेवलप हो जाएगा, लेट डेवलप होगा लेकिन लंबे समय तक, काफी लंबे समय तक जो है वो हमारा साथ निभाएगा। अब ये किस तरीके से किल करता है, ये बाइंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ बाइंड होता है एंड फेगोसाइटोसिस रिएक्शन के द्वारा जो है वो उसको खत्म करता है। क्लियर। सब क्लासेज की बात करें तो इसकी जो है वो 4 सब क्लासेज है और याद रखने का तरीका सीधा है IgG1, IgG2, IgG3, IgG4। यही सबसे ज्यादा सब क्लासेज इसी की होती है, दैट इज कॉल्ड 4। ये हो गया हमारे पास में IgG। उसके बाद आता है दोस्तों ये हमारे पास में स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, वही सेम चीज जो मैंने आपको बताया, IgG, IgE और IgD लगभग जो है वो सेम होते हैं। IgA और IgM जो है वो अलग होते हैं, जो मैंने आपको चार्ट में पहले बता दिया। नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करें वो आ गया IgA। अब देखो IgA क्या हुआ, मोटा मोटी चीज, ये प्लेसेंटा को तो क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसका मोलिकुलर वेट जो है वो उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, 10,000 ज्यादा होता है, 1,60,000 आ जाएगा। ये मिल्क के अंदर या सीरोम्यूकस ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, हाफ लाइफ उससे कम होगी। ठीक है,
उसकी 23 थी, इसकी जो है वो 6.628 डेज आएगी। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके जब मैं सबको कोरिलेट करूंगा तो आपको ये टिप्स पे हो जाएंगे। मोलिकुलर वेट की बात करें तो मोलिकुलर वेट कितना होता था दोस्तों? 1,60,000 होता है। आईजीजी का कितना था? 1,50,000। ठीक, देन हेवी चेन की बात करें, हेवी चेन कौन सी होती है दोस्तों? इसके अंदर होती है अल्फा। आईजीजी के अंदर कौन सी थी? गामा। वेरी गुड। लाइट चेन सब में सेम रहेगी, के और एल, कप्पा एंड लेमड़ा। सीरम कंसंट्रेशन की बात करें तो सीरम कंसंट्रेशन ये कितना होता है दोस्तों? ये होता है हमारे पास में 2 मिलीग्राम पर ml। जितने भी आएंगे वो सारे के सारे जो है वो कम ही आएंगे। आईजीजी कितना था दोस्तों? 12 मिलीग्राम पर ml था। प्लेसेंटा ट्रांसपोर्ट, कोई भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता आईजीजी को छोड़ के, तो प्लेसेंटा ट्रांसपोर्टेशन नो। हाफ लाइफ कितनी होती है दोस्तों? 6 to 8 डेज होती है। आईजीजी की कितनी थी? 23 डेज थी। इंट्रावेस्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें लगभग सेम होता है, उसका था 45, इसका था 42। क्लियर? देन उसके बाद प्रेजेंट इन मिल्क, यस, 2 ही इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऐसे हैं जो कि मिल्क के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। कौन कौन से? आईजीजी और आईजीए। सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट इसकी भी जो है वो 7 होती है। जितने भी हमारे पास में इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, आईजीएम को छोड़ के और आईजीडी को छोड़ के जो है वो लगभग सबकी सेम रहती है। आईजीडी की 8 रहती है और आईजीएम की जो हमारे पास में 9 के समथिंग रहती है, या उससे भी जो है वो ज्यादा रहेगी। सीक्रेशंस बाय सीरोम्यूकस ग्लैंड, यस, यही एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो कि सीरोम्यूकस ग्लैंड के सीक्रेशन में प्रेजेंट होता है। यानी कि जो टीयर होते हैं, ठीक है, जो सीबस होते हैं, सीबिस होता है, जो स्वेट निकलता है, जो सीरोम्यूकस ग्लैंड से जो है वो हमारे पास में सीक्रेशंस निकलते हैं, आंखों में जाते हैं, जो है वो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, वो इसी की वजह से मरता है। ठीक है, तो सीरोम्यूकस ग्लैंड के द्वारा जो है वो सीक्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक का होता है, वो होता है आईजीजी का। क्लियर? हीट स्टेबिलिटी, यस, हीट स्टेबिलिटी सब में आएगा एक को छोड़ के। अपीयरेंस लेट बट शॉर्ट पीरियड, ये लेट अपीयर होते हैं और शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, जबकि आईजीजी क्या था? लेट अपीयर होगा लेकिन लंबे समय तक होगा। ठीक है, ये मारने का तरीका इसका सेम रहेगा, सेम वैसे के वैसे। ठीक है, ये 2 तरीके से मारता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो बाइंड करता है और फेगोसाइटोसिस, जैसे आईजीजी मारा वैसे के वैसे ये भी जो है वो किल करेगा। उसके बाद हम बात करें टाइप, सिर्फ इसी के जो है वो टाइप होते हैं। अच्छा, सब क्लास और टाइप में कंफ्यूज मत होना, टाइप सिर्फ एक ही इम्यूनोग्लोबुलिन्स के टाइप हैं और वो है हमारे पास में दोस्तों किसके? आईजीजी, आईजीए, बाकी किसी के टाइप नहीं है। ठीक है, आईजीए के 2 टाइप होते हैं, सीरम आईजीए यानी कि सीरम में प्रेजेंट, ब्लड में प्रेजेंट होने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और एक सीरोम्यूकस ग्लैंड, मैंने आपको बताया था कि सीरोम्यूकस ग्लैंड में यही प्रेजेंट होता है, तो आईजीए। ये 2 टाइप का होता है, आईजी सीरम आईजीए और सिक्रेटरी आईजीए, जो सीरोम्यूकस ग्लैंड के द्वारा प्रेजेंट होता है। क्लासेस इसकी 2 होती है, आईजीए1 और आईजीए2। क्लियर? ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपको मैंने बता दिए। अब आता है हमारे पास में आईजीएम। आईजीएम जो है वो सबसे मोटा होता है, याद रखना, एम है मोटा है। ठीक है, सबसे ज्यादा मोटा यही होता है। ठीक, अब देखो इसके बारे में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज्यादा मोलिकुलर वेट कितना होता है दोस्तों? इसका होता है 9 लाख। सबसे ज्यादा मोलिकुलर वेट जो है वो कितना होता है? इसी का होता है सबसे ज्यादा। देन हेवी चेन कौन सी होती है? एम है तो म्यू है। वही लाइट चेन हमारे पास में कप्पा और लेमड़ा दोनों प्रेजेंट होगी। सीरम कंसंट्रेशन, सीरम कंसंट्रेशन कितनी थी? आईजीजी की कितनी थी दोस्तों? आईजीजी की थी हमारे पास में 12 मिलीग्राम पर ml। देन आईजीए की कितनी थी हमारे पास में? 2 मिलीग्राम पर ml। आईजीएम की कितनी है? 1.2 मिलीग्राम पर ml। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है वो कम होती जाएगी। प्लेसेंटा ट्रांसपोर्ट, यस, नहीं होगा क्योंकि सिर्फ आईजीजी का होता, बाकी किसी का नहीं होता। हाफ लाइफ कितनी होती है दोस्तों? 5 डेज होती है। सबसे ज्यादा किसकी थी? आईजीजी की 23 डेज। उसके बाद आईजीए की 6 to 8 डेज। इसकी कितनी होगी? 5 डेज। आगे जो बढ़ेंगे और कम आ जाएंगे। सबसे ज्यादा वेस्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन इसी का होता है। मैक्सिमम 80% जो है वो इंट्रावेस्कुलर ही होता है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर बहुत कम होता है। क्लियर? देन उसके बाद प्रेजेंट इन मिल्क नहीं होगा, आईजीजी और आईजीए को छोड़ के कोई भी नहीं होगा तो नहीं आएगा। सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट जो है वो 19 होता है, सबसे ज्यादा सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट इसी का होता है। बाकी आईजीजी आईजीए का जो है वो 7 होता है, आईजीएम का 19 होगा, आईजीडी का जो है वो हमारे पास में 8 होगा और आईजीई का जो है वो 9 होगा। क्लियर? सीक्रेशंस बाय सीरोम्यूकस ग्लैंड नहीं होगा, सीक्रेशंस बाय सीरोम्यूकस ग्लैंड भी सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक का होता है, आईजीए का। हीट स्टेबिलिटी, यस, हीट स्टेबल होता है, हीट का इससे जो है ज्यादा असर नहीं होता। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अपीयर फर्स्ट, यही इम्यूनोग्लोबिन सबसे पहले अपीयर होता है। यानी कि जब बच्चा पैदा होने लगता है, इवन एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है, तो 20 वीक, यानी कि मान के चलिए दोस्तों
कि ये सिर्फ 5 महीने का जब बच्चा होता है तभी जो है वो IgM बनना चालू हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को जो है वो IgM उसके ब्लड में प्रेजेंट है, यानी कि कहीं ना कहीं कंजेनाइटल इंफेक्शन जो है वो प्रेजेंट है, तो सबसे पहले होता है 20 वीक्स में जो हो प्रेजेंट होता है, बट शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया था। सबसे पहले अपीयर होने वाला या एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो है वो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो बनता है, वो बनता है IgM। देन उसके बाद बाइंड विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फेगोसाइटोसिस, सेम है। इसकी भी सब क्लासेस दो, IgM1 IgM2, ठीक है। IgG की हमारे पास में 4 थी, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, क्लियर। ये हो गया इसकी स्ट्रक्चर। देन उसके बाद IgD हम ले लेते हैं, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन डी। इम्यूनोग्लोबुलिन डी की हम बात करें तो दोस्तों ये हमारे पास में जो है वो इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है दोस्तों, इसका हमारे पास मोलिकुलर वेट होता है दोस्तों 1,80,000, ठीक है। हेवी चेन की बात करें तो डी है तो डेल्टा आएगा, लाइट चेन वही कप्पा और लेमड़ा आएगा। सीरम कंसंट्रेशन कितना की 0.03 mg पर ml। सबसे ज्यादा किसकी थी दोस्तों, IgG की, कितनी थी 12 मिलीग्राम पर ml। उसके बाद कितनी थी दोस्तों, उसके बाद हमारे पास में जो है वो IgA की थी 2 मिलीग्राम पर ml। उसके बाद कितनी थी दोस्तों 0.2 ml, ये थी हमारे पास में IgM की। इसकी है IgD की 0.3 मिलीग्राम पर डेसिलिटर। प्लेसेंटा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। हाफ लाइफ कितनी है दोस्तों 3, यानी कि धीरे धीरे पहले IgG की 23 थी, उसके बाद IgA की 6 to 8 आई, उसके बाद 5 डेज आई IgM की, इसके आगे 3 डेज। इंट्रावेस्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन IgM के बाद में यही होता है इंट्रावेस्कुलर में, यानी कि मैक्सिमम जो है ये इंट्रावेस्कुलर ही प्रेजेंट होता है। मिल्क के अंदर प्रेजेंट होगा जी नहीं, मिल्क के अंदर जो है प्रेजेंट नहीं होगा। सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट इसका जो है वो 7 होगा, सबका 7 ही होता है। IgE का 8 होगा, बाकी IgM का जो है वो 19 होगा। सीक्रेशंस बाय सीरोम्यूकोस ग्लैंड नहीं होगा, सिर्फ एक ही है IgA जिसका प्रेजेंट होता है। हीट स्टेबिलिटी, यस ये हीट स्टेबल होता है, सिर्फ IgE जो है वो हीट स्टेबल नहीं होता है। अपीयर्स के बारे में इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि ये कैसे अपीयर्स होगा या कब जो है वो दिखता है, कब जो है वो इसका एग्जैक्ट रोल जो है वो फाइंड आउट नहीं है कि कैसे ये फेगोसाइटोसिस को करेगा या साइटोटॉक्सिस करेगा। सब क्लासेज, इसकी भी सब क्लासेज दो होती है, IgD1 IgD2, क्लियर, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। देन उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारे पास में IgE के बारे में पूछा था। ये सबसे जो है वो हमारे पास में एलर्जिक रिएक्शन में जो है वो प्रेजेंट होगा, क्लियर। मोलिकुलर वेट की बात करें तो मोलिकुलर वेट कितना होता है दोस्तों 1,90,000 होता है, क्लियर। देन हेवी चेन E है तो एप्सिलॉन जो है वो, लाइट चेन वही कप्पा और लेमड़ा होगी। सीरम कंसंट्रेशन सबसे कम होती है, माइन्यूट 0.00001 मिलीग्राम 0.4 मिलीग्राम पर ml होती है। प्लेसेंटा क्रॉस, यस ये प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर पाता, प्लेसेंटा को तो एक ही करता है IgG। हाफ लाइफ सबसे कम होती है 2 to 3 डेज होती है। इंट्रावेस्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, यानी कि हमारे पास में ब्लड वेसल्स में भी होगा और टिश्यू के अंदर भी रहेगा। मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है जी नहीं, मिल्क के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट मैंने बताया था सबका 7 होता है, IgE का 8 होता है, IgM का 19 होगा। उसके बाद सीक्रेशंस बाय सीरोम्यूकोस ग्लैंड नहीं, ये सीक्रेशंस नहीं होता है, सिर्फ IgA होता है। हीट स्टेबल, ये हीट स्टेबल नहीं होता है, ये लेबाइल होता है, बाकी सारे के सारे हीट स्टेबल होते हैं, यानी कि 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर इसको रखेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब नहीं होंगे, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर हम कहें कि बहुत ज्यादा तापमान हमारे हो जाए तो 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद है मोस्ट इंपोर्टेंट अपीयर्स इन एलर्जिक रिएक्शन। ये एग्जाम में बहुत बार पूछाता है कब अपीयर होता है एलर्जिक रिएक्शन में IgE जो है वो अपीयर होता है। इसकी कोई सब क्लासेज नहीं होती है और ये जो है वो किस तरीके से किल करता है, पहले मास्ट सेल से जो है वो किल करेगा, ये हाइपर सेंसिटिव ने बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, और फिर हिस्टामिन रिलीज करेगा। वो तो क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, फिर फेगोसाइटोसिस रिएक्शन दर्शाते हैं, ये हिस्टामिन रिलीज करके जो है वो अपना कार्य करता है। ये हो गया हमारे पास में IgE। अब देखो सबको समरी कर लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, ये सारे इम्यूनोग्लोबुलिन यहां मैंने लिख दिया, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। फटाफट मेरे साथ रिवीजन करो। मोलिकुलर वेट कितना था, IgG का कितना था 1,50,000, IgA का कितना था 1,60,000, IgM का कितना था सबसे ज्यादा 9 लाख, IgD का कितना था 1,80,000 और IgE का 1,90,000। अगर सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट की बात करें तो IgG, IgA और IgD इनकी सेम होती है 7। उसके बाद IgE की जो है वो 8 होती है और IgM की जो है वो सबसे हेवी होता है, वो होता है 19। हेवी चेन जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, हेवी चेन G में गामा टाइप का होता है, A में अल्फा टाइप का होता है, M में जो है म्यू टाइप का होता है, डेल्टा में D में डेल्टा टाइप का होता है, एप्सिलॉन जो है वो IgE होता है।
लाइट चेन की बात करें तो लाइट चेन K और L, K और L, K और L, K और L, या तो कप्पा होगी या फिर लैम्डा होगी। उसके बाद सीरम कंसंट्रेशन की बात करें मिलीग्राम पर ml, सबसे ज्यादा किसकी होती है, IgG की होती है, 12 है। उसके बाद कितनी होती है, 2 होती है। उसके बाद 1.2, उसके बाद 0.03 और सबसे कम जो है वो IgE 0.0004 ml। प्लेसेंटा को क्रॉस, दोस्तों प्लेसेंटा को क्रॉस सिर्फ IgG कर सकता, बाकी कोई भी नहीं करेगा, देखो कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है। देन हाफ लाइफ कितनी होती है, सबसे ज्यादा IgG की होती है 23, फिर कम चली जाओ 6 to 8 डेज जो है IgA की होती है, IgM की 5 डेज होती है, IgD की जो है 3 डेज होता है, IgE की 2 to 3 डेज होती है। इंट्रावेस्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो कितना कितना परसेंट होता है, तो दोस्तों ये 45 होता है, IgA जो है वो हमारे पास में 42 होता है, सबसे ज्यादा होता है 80% IgM होता है, उसके बाद IgD होता है और इक्वल होता है IgE। देन प्रेजेंट इन मिल्क, दो ही इम्यूनोग्लोबुलिन ऐसे हैं जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन सा, IgG और IgA, ये देखो। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कंप्लीमेंट फिक्सेशन, जो कि एग्जाम में नहीं आता है। देन उसके बाद हीट स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, या सिलेक्टिव सिक्रेशन बाय सीरोम्यूकस ग्लैंड, सीरोम्यूकस ग्लैंड के द्वारा एक ही होता है IgA, तभी तो वो दो टाइप का होता है, सीरम IgA और सीरम IgA और सीरस IgA, ठीक है, ये होता है हमारे पास में, तो ये प्रेजेंट होता है। हीट स्टेबिलिटी सब स्टेबल होते हैं, सिर्फ IgE जो है वो अनस्टेबल होता है, या 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो फिनिश होता है। तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो यहीं खत्म होगी, थोड़ी बड़ी जरूर हुई है, लेकिन हमने बहुत डेप्थ में जो है वो इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। क्लास कैसे लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा, और बच्चे जिन्होंने कमेंट किया था कि सर इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, उनको कैसे लगी वो जरूर 2 शब्द कहिए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास के लिए जो है वो जुड़ते रहिए, रोज अर्ली मॉर्निंग TNC बुलेट सीरीज 365 दिन के अंदर आपके पास पूरी नर्सिंग जो है वो उंगलियों पे नाचेगी। थैंक यू सो मच।